Hello friends, welcome to Denlaw. Today we are going to discuss part 25 Constitutional Law 1000 MCQs. So continue from question number 721. So what is imperative to show the requisite respect to the national anthem? Okay, national anthem से related पूछ रहा. Sign and stand respectfully, sing the same to bow. क्या होगा? Stand respectfully, yeah. इसका आंसर बी हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी. यानी कि इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है जो कि बिलोंग करता है डिफरेंट कैटेगरी से. जैसे आर्टिकल 14 की बात करें, 15 की बात करें और 16 की बात करें, ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है. राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है. जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 वगैरह पढ़ोगे तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है. लेकिन व्हेन यू विल रीड आर्टिकल 19, देन आर्टिकल 19 कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम. ओके, राइट टू फ्रीडम. तो आर्टिकल 19 यहाँ पे लगाएंगे इसका आंसर. कम टू नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है और 300 ए ये पढ़िएगा उसमें दिया हुआ है. राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 21 ए. राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, ये भी पता है आपके पास. कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है. अब आता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत विच कम्स अंडर डीपीएसपी. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. 21A जो अभी बात किया था, 21A जो 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन, मतलब उनका पढ़ने का जो बेसिक जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो देना बहुत ज़रूरी है. और ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? ये आया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. बहुत रिसेंट अमेंडमेंट है ये, तो याद रखिएगा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. कम टू नेक्स्ट वन. द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस रिलेटेड विथ. डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस किस चीज से रिलेटेड है? देखिए, टेरिटोरियल नेक्सस से लग रहा है कि ये है कि सेंटर और रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात करता है. सो व्हेन यू विल रीड आर्टिकल 245, when you will read article 245, there you will get extent of laws made by parliament and by the legislature of states. okay, so ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये बात करता है. अब चैप्टर यहाँ पे देखिएगा लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करता है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स बेसिकली. ओके, सो आर्टिकल 245 लगाएंगे. और डॉक्ट्राइन, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा आप. कम टू नेक्स्ट वन. अ प्रोफेसर ऑफ अ यूनिवर्सिटी हु इज अ एमिनेंट जूरिस्ट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द. देखिए, एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, इज अ एमिनेंट जूरिस्ट है, तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कम टू नेक्स्ट वन. The quorum for meetings of the House of People constitute 1/10 of the total members. As you know, 1/10 of the total members of 1000 members, whichever is less. 1/3 of the total number 100 members. यानी कि क्या हो जाएगा इसमें? आंसर इज 1/10 of the total members. ओके, 1/10 of the total members. कोरम पता ही है आपको कोरम क्या होता है? एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए इतने स्ट्रेंथ का. जैसे अभी विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस है, तो उसका क्या कोरम है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स. ऐसे करके मतलब एक कोरम को सेक्टिफाई करना पड़ता है ताकि वो उसके भूमिका में आए, विपक्ष के भूमिका में आए. कांग्रेस के पास वो भी नहीं था. ओके, creamy layer rule excluding the well placed member of a caste from reservation was first laid down in the case of Ashok Kumar Thakur versus State of Bihar, Menika Gandhi versus Union of India, Indira Sahni versus Union of India, Minerva Mills versus Union of India. कौन सा सही है? Which one of the following is correct? देखिए, इंदिरा सोनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड था, तो यही होगा. कम टू नेक्स्ट वन. हाँ, in which case the Supreme Court directed the government to implement the law against female foeticide with full determination. कौन सा केस था बताइए?
CEHAT वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये लगाइएगा इसका आंसर, ये करेक्ट आंसर होगा। कम टू नेक्स्ट वन, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस वाज द स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंट्रोड्यूस बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ये कौन सा केस था जहां पे यहाँ पे ये कहा गया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था रिगार्डिंग द स्पेशल प्रोविजन, जो कि था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओके, इंट्रोड्यूस बाय द अमेंडमेंट ऑफ द, अब ये कौन सा अमेंडमेंट था? ये अमेंडमेंट जो फर्स्ट अमेंडमेंट आपको पता होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ही हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए बात करता है। बेसिकली ये सबसे पहले जो केस आया था आपको बताया गया था, आपको याद भी होगा, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हूँ मैं कई बार। ओके, सो चंपकम दुराई राजन वाला केस था ये। सो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन वाला लगाइएगा ये। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, असर्शन दिया हुआ है यहाँ पे, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, दिस इज करेक्ट। ओके, अंडर आर्टिकल 21A 86th अमेंडमेंट एक्ट से 86th अमेंडमेंट एक्ट से आया था 2002 में, अभी बताया था मैंने। रीजन इसका है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर एजुकेशन बिफोर मेकिंग राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, ऐसा बताया जा रहा है, तो ये तो गलत है सरासर। लेकिन इसका जो आंसर होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, ऑट्री फोइस एक्वेट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, ये क्या है? ये है आपका डबल जियो पार्टी से। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा, डबल जियो पार्टी आर्टिकल 20 पढ़िएगा, उसमें है डबल जियो पार्टी, एक्सपोज फैक्टर, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, बुला बुला जो भी है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। कम टू नेक्स्ट वन, हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अपॉइंटमेंट्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अपॉइंटमेंट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, पता है ये आपको। कम टू नेक्स्ट वन, when the two house of parliament differ regarding a bill then the deadlock is resolved by, जाहिर सी बात है, दो हाउस है, हाउस ए और हाउस बी मान लीजिए, अपर हाउस और लोअर हाउस। ओके, सो पार्लियामेंट डिफर रिगार्डिंग बिल, देन इसको डेडलॉक इज रिजॉल्व किस तरीके से किया जाता है? ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाकर किया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग। ओके, अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, सो इसका हो जाएगा ए। कम टू नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, ए में है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट और सेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, जो भी है। ओके, सो ये कहाँ प्रियम्बल है, राइट टू फ्रीडम है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, क्या है? ए का यहाँ पे लगाएंगे, ए का हो जाएगा 3, एज इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मीन्स यूनियन एंड टेरिटरी के अंदर आता है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन एंड वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन एंड वर्शिप किस चीज़ में आएगा? ये आएगा प्रियम्बल में, जो लिबर्टी की बात किया गया है। ओके, सो बी का हो जाएगा 1। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम के अंदर आएगा। ओके, सी का हो जाएगा 2। नाउ जो रिमेनिंग है, ये जाहिर सी बात है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज कौन सा आर्टिकल बात करता है? कमेंट में जरूर बताइएगा आप। कम टू नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है बट फंडामेंटल राइट्स नहीं है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दिस इज फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन फंडामेंटल राइट है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, आर्टिकल 19 में आता है ये। ओके, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। राइट टू मूव थ्रू आउट, ये भी 19 में आता है। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा क्या बताइए? राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी हो जाएगा, राइट, सॉरी सी लगा दिया मैंने, बी लगाएंगे यहाँ पे, इसका आंसर बी होगा, राइट टू प्रॉपर्टी। 300A में है ना, लीगल राइट है ये। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय 2/3 मेजोरिटी, बाय स्पेशल एंड रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स, नन ऑफ द एबव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टेल मी। बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय 2/3 मेजोरिटी क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 एज यू नो। केशवानंदा भारती केस में कहा गया था, केशवानंदा भारती केस में कहा गया था प्रियम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और टाइम टू टाइम क्या बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी मतलब बताते रहेगा। सो जुडिशरी बेसिकली ये इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। 737 का इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, बिकॉज यहाँ पे है ही नहीं है इसका आंसर। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। विच इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन? लॉ कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है, लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है। अभी कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है और इसका चेयरमैन कौन है लॉ कमीशन का, बताइएगा आप। कम टू नेक्स्ट वन। अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कम टू नेक्स्ट वन। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। ओके, commute the sentence of any person in all case where the punishment has been sentenced। अब जैसे पता ही है आपको, all case where the punishment has been sentenced, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। in all case where the punishment or sentenced by a court martial if it is for the offense against law to with exclusive powers of the union extends in all case where a sentence in a sentence of death or all of the above। क्या हो जाएगा बताइए। एज बी नो पार्डनिंग पावर जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्डनिंग पावर का प्रोविज़न दिया गया है उसके बारे में तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे जैसे पार्डन होता है, कॉम्यूटेशन होता है, रेमिशन होता है, रिस्पाइट होता है, रिप्राइव होता है ना। सो 72 आर्टिकल 72 आप जब पढ़ोगे वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पार्डनिंग पावर दिया गया है प्रेसिडेंट का। सो पार्डनिंग पावर में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पार्डन है, उसके बाद है कॉम्यूटेशन है जो अभी जिसकी जिक्र हो रही है, फिर उसके बाद लाइक रिस्पाइट है, रिप्राइव है, रेमीट करता है पहले, रेमिशन है, फिर उसके बाद क्या है रिस्पाइट है, फिर उसके बाद रिप्राइव है। खैर 1 मिनट लगेगा, डिस्कस कर लेते हैं। पार्डन में पता है कि इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन कंपल्सरली, पूरा तरह से उसको ख़त्म कर देता है पनिशमेंट को। ओके, अब जैसे कॉम्यूटेशन का बात करें तो इट डिनोट्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। जैसे एग्जांपल लाइक डेथ सेंटेंस है, उसको कम्यूट करके रिगरस इम्प्रिजमेंट में बदल देगा, समझ गए। अगर उसी तरीके से रेमिशन की अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट रेमिशन, ये रिड्यूस करता है क्या पीरियड ऑफ सेंटेंस का। मान लीजिए कि सेंटेंस का पीरियड 3 ईयर है तो उसको 2 ईयर 1 साल कर देगा, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट कर देगा। रेस्पाइट बिल्कुल अलग है। रेस्पाइट डिनोट करता है अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली। देखिए लेसर सेंटेंस, रेस्पाइट की कभी भी बात करते हैं तो रेस्पाइट में क्या होता है कि यहाँ पे लेसर सेंटेंस देते हैं ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट लाइक फिजिकल डिजॉर्डर है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से उसको सेंटेंस कम मिलता है सामने वाले को, जो यानी कि जो अक्यूज्ड होते हैं। ओके, तो और रिप्राइव जानते ही हो, रिप्राइव क्या होता है। रिप्राइव इज लाइक अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस लाइक स्पेशली दैट ऑफ डेथ। कोई ऐसा सेंटेंस है जिसको डेथ का पेनल्टी मिला है तो उसको रोक लगा देगा उस पर, समझ गए। खैर ये सब चीज़ तो समझ ही गए, ये सब सारे पार्डन पावर्स है, ये मतलब उसी के अंदर आता है, प्रेसिडेंट्स के पास पावर है। तो इसमें सारे एवब, ऑल ऑफ द एवब। खैर यहाँ पे पूछ रहा था कॉम्यूट का, बहुत लंबा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। कम टू नेक्स्ट वन। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ अ कोर्ट इंक्लूड सुपरिटेंडेंस पावर ओवर इंफीरियर कोर्ट, पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट, पावर टू रिव्यू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ इंफीरियर ट्रिब्यूनल्स, नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ कोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करा है। 741 का क्या हो जाएगा, 741 का हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। पावर टू रिव्यू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ इंफीरियर ट्रिब्यूनल्स, पावर है ये। कम टू नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन इनमें से सही है। ओके, द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अनलिमिटेड, नो। अ डिस्प्यूट बिटवीन
वन स्टेट टू अनदर कैन ओनली बी डेल्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है ये केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। मान लिया एक या दो या तीन राज्यों के बीच में किसी बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ओके, समझ गए। कम टू नेक्स्ट वन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन एडवाइजरी ओपिनियंस इन द फॉलोइंग केसेस इन द केरला एजुकेशन बिल केस। देखिए ये सारे एडवाइस जुडिक्शन के बारे में ही हैं, एडवाइस जुडिक्शन के बारे में ही है, लेकिन यहाँ पे अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करना है। क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको डालना है। देखिए सबसे पहले तो अगर इसको देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा बताइए। खैर केशव सिंह केस बहुत प्रोमिनेंट केस है, सबसे पहले तो इसी को लगाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एडवाइजरी जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। तो केशव सिंह केस क्या था? ये केस 1965 का केस, ये आसपास का ही है। सो याद रखिए केशव सिंह गोरखपुर के रहने वाले थे। एज यू नो स्टेट ऑफ यूपी में गोरखपुर पड़ता है। ओके, सो ये एक्चुअली इनको 7 साल का सज़ा हुआ था, 7 years इम्प्रिजमेंट हुआ था इनको फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है उसके कंटेम्प्ट के लिए। सो ये ऐसा केस था। सो ये केशव सिंह का केस था जिसमें एडवाइजरी जुडिक्शन के लिए गया था। एडवाइजरी जुडिक्शन पता ही है, आर्टिकल 143 है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। हाँ 143 है। ओके, सो केशव सिंह केस तो समझ गए। उसके बाद आया केरला एजुकेशन बिल केस। केरला एजुकेशन बिल केस में एक केरला में एजुकेशन बिल पास हुआ, उसके खिलाफ वो अपील गया था सुप्रीम कोर्ट में। खैर सैलरी ऑफ टीचर्स से रिगार्डिंग उसमें कुछ इशू था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, केरला एजुकेशन बिल केस को, मतलब ये जो केस था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसके अपील को। ओके, खैर इसका आंसर जो होगा 312। खैर ऐसे क्वेश्चन आता है तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए इसको। ओके, खैर इसको देख लीजिएगा। Come to next one. A special leave to appeal under Article 136 of the Constitution of India may be granted by the Supreme Court. A special leave to appeal under Article 136, special leave petition. Okay, अब इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए। Only against the order and judgment of the High Court from any judgment, degree, determination, sentence or order of any clause or matters passed or made by any court or tribunals in the territory of India, उसके लिए स्पेशल लीव अपील जा सकता है अंडर आर्टिकल 136। ओके, एनी जजमेंट, एनी डिग्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर अंडर एनी क्लॉज और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। मैच द फॉलोइंग है, इसको मिलाओ। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जी का केस है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला। सो इसका क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा हैबिस कॉर्पस टू प्रेजेंट द बॉडी, इसी का था ना। ओके, एमएसएम ये माधवराव सिंधिया वाला जो केस था, ये उस समय बहुत पुराना केस है ये माधवराव सिंधिया वाला। तो ये सर्च लाइट केस से मशहूर था, सर्च लाइट केस से मशहूर था। माधवराव सिंधिया वर्सेस एसके सिन्हा। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा 3। बैंक नेशनलाइजेशन केस था। आरसी कूपर वाला जब केस आएगा ना, बैंक नेशनलाइजेशन वाला केस था। ओके, एंड आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है बियरर बॉन्ड्स केस। अब बाकी तो है ये सारा, ये 3 तो फेमस केस है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला, शुक्ला और एमएसएम जो माधवराव शर्मा वाला है। हाँ, एमएसएम शर्मा वर्सेस एसके कृष्णा जो भी है, और आरसी कूपर वाला केस समझ ही रहे हो। एमएसएम शायद माधवराव सिंधिया वाला ही केस था ये। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। In which case it was held that law included in the 9th schedule do not become part of the constitution as they derive their validity on account of the exercise undertaken by the parliament to include them in 9th schedule। कौन सा ये था बताइए।
देखिए 9 शेड्यूल क्या होता है, 9 शेड्यूल में कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट ने बनाकर डाल दिया ना, तो क्या है कि उस चीज़ को आप मतलब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। ओके, उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होती है कोई भी चीज़ को 9 शेड्यूल, अभी तक तो हुआ नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया, पर 9 शेड्यूल में कोई भी चीज़ ऐसा जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। सो फर्स्ट अमेंडमेंट भी हुआ, उसमें भी कुछ चीज़ें वहाँ पे जब आपका चंपकम दुराजन वाला केस आया, फिर उसके बाद गोलकनाथ, उस समय भी बहुत सारी चीज़ों को डाला गया था 9 शेड्यूल में। सो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें को डाला गया था वहाँ पे, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट जो आया था उस चीज़ को भी 9 शेड्यूल में डाल दिया था, जिसका जुडिशियल रिव्यू हो नहीं सकता था। फिर ओके, सो अभी इसमें कौन सा केस ये होगा, इसका हो जाएगा आई आर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके, 9 शेड्यूल को एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ पॉजिटिव कमांड्स टू द स्टेट टू do certain things, whereas a fundamental rights are the negative obligation of a state and prohibitive in character. The fundamental rights are positive commands to the state to do not certain things, whereas directive principles of a state policy are the negative obligation of the state and are prohibitive character. No, both fundamental rights and directive principles of a state policy are positive. No. बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और नेगेटिव ऑब्लिगेशन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो ए बता रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ पॉजिटिव कमांड है टू द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स वेयर, ओके, ये पॉजिटिव कमांड है। डीपीएसपी की अगर बात करें तो डीपीएसपी बात ही करता है कि मतलब कि सोसाइटी को किस तरीके से चलाना है, मतलब एक तरीके से ये कमांड प्रोवाइड करता है कि हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये बेसिकली, जो कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड किया गया है जो कि उसका पालन करना चाहिए स्टेट को, राज्यों को। ओके, कंपलसरी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर द नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एंड आर प्रोहिबिटिव इन प्रोहिबिटिव इन कैरेक्टर। ओके, तो इसका ए लगाएंगे। कम टू नेक्स्ट वन, Question number 748. Election of X to a state legislative assembly was set aside by the election tribunal under section 123 of the Representation of Peoples Act 1951. So there is no provision for appeal under the act. The Supreme Court of India is approached under Article 136. Okay. In such situation, which one of the following is correct? Order of the tribunal is final as there is no provisions of appeal against this order. Supreme Court has unfettered power to entertain any court of tribunals under Article 136. सही है। ओके, क्या लग रहा है इसका? अभी तो बताया था 136 का कोई भी चीज़ हो, वो किसी भी ट्रिब्यूनल में किसी भी कोर्ट से हो, वो विद इन द इंडियन टेरिटरी हो, वो कहीं भी उसका अपील जा सकता है। ओके, यानी कि एंटरटेन कर सकते सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से, अभी बताया था। द टर्म लॉ हाउएवर इंक्लूड्स एवरी ब्रांच ऑफ लॉ, येट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर्स and hence an amendment is not covered within the definition of law provided in Article 13 Clause 2 and 3। ये जो बात है, ये केस को याद रखिएगा। ये केस था कौन सा? शंकरी प्रसाद वाला केस था ना, शंकरी प्रसाद का केस था, या 1951 का केस था। शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा आपने, 1951 वाला केस। तो ये है शंकरी प्रसाद वाला केस, बहुत प्रोमिनेंट केस है। which talks about the terms of Article 360 are perfectly general and empower Parliament to amend the Constitution पूरे तरह से without any exceptions। ओके, whatever, कुछ भी कर सकता है, मतलब पूरा अनलिमिटेड पावर था। ओके, कोई चीज़ रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। जैसे 13 Clause 2 क्या बात करता था कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है कि कोई भी, लेकिन यहाँ पे क्या था? अनलिमिटेड पावर अभी तक था। उसके बाद आगे केस बहुत सारा आता है, वो खैर डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे। खैर आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, कौन सा गलत है यहाँ पे? रिस्ट्रिक्शंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स टू प्रिवेंट डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एंड मेंटेन डिसेंसी एंड मॉरलिटी।
ओके, रिस्ट्रिक्शन कैन बी प्लेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स. Restrictions can be placed on the fundamental rights of the citizens in the interest of ruling political party. Or restriction can be placed on the fundamental rights of citizens in the interest of the security of the state and public order. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग कह रहा है, कौन इनमें से गलत है. ये चीज़ें तो सही है, पब्लिक ऑर्डर के लिए रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है. अब जैसे पता है, ये आर्टिकल 19 की ही बात करें, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, 3, 4 ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का बात करते हैं. इन द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इसमें भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे कर रहे हैं ओके कर सकते हैं रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी में. इसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है. बाकी ये तो सही है, ये भी सही है. सी थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है रिस्ट्रिक्शन कैन बी प्लेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी. ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस चीज़ पे दिया जाए. सो इसका आंसर सी होना चाहिए, सी गलत है. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.